सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय, रक्तवाहिनियां, कोशिकाएं तथा लिम्फ आते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र नामक शब्द का प्रयोग कभी कभी कार्डियोवास्कुलर तंत्र के लिए भी किया जाता है। इसी प्रकार कार्डियो रेस्पिरेटरी तंत्र व कार्डियोपल्मोनरी तंत्र भी रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। ब्लड सर्कुलेशन। हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से रक्त पूरे शरीर में संचरण करता है। 3 प्रकार से रक्त संचरण होता है। एक, सिस्टैमिक परिसंचरण, जिसे दैहिक परिसंचरण भी कहते हैं। पल्मोनरी परिसंचरण, जिसे फुसफुसीय परिसंचरण, मतलब कि वो पल्मोनरी का मतलब लंग्स से संबंधित हो गया। पोर्टल परिसंचरण, जिसे प्रतिहारी परिसंचरण कहते हैं। मतलब हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार से ही ब्लड सर्कुलेशन होता है: सिस्टैमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं सिस्टैमिक सर्कुलेशन, दैहिक परिसंचरण। इस परिसंचरण को ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को संचरित करता है। शुद्ध रक्त, मतलब कि उस ब्लड में ऑक्सीजन है। शुद्ध रक्त का हृदय के बाएं निलय के आर्टरिक वल्व के माध्यम से महाधमनी से होते हुए अन्य धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं तक पहुंचता है, जहां ऊर्जा उत्पादन के पश्चात रक्त अशुद्ध हो जाता है। फिर अशुद्ध रक्त सिराओं के माध्यम से हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचता है। इस परिसंचरण को सिस्टैमिक परिसंचरण कहते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ कहता है कि इस परिसंचरण को ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को संचरित करता है। शुद्ध रक्त का हृदय के बाएं निलय के आर्टरिक वल्व के माध्यम से महाधमनी से होते हुए अन्य धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं तक पहुंचता है, जहां ऊर्जा उत्पादन के पश्चात रक्त अशुद्ध हो जाता है। फिर अशुद्ध रक्त सिराओं के माध्यम से हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचता है। इस परिसंचरण को सिस्टैमिक परिसंचरण कहते हैं। दूसरा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, फुसफुसीय परिसंचरण। इस परिसंचरण में हृदय के दाएं निलय से अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है मिला हुआ अशुद्ध रक्त, पल्मोनरी वाल्व के रास्ते पल्मोनरी फुसफुसीय धमनियों द्वारा दोनों फेफड़ों तक पहुंचता है, जहां से अशुद्ध रक्त वायुकोश, मतलब कि एल्वोयली तक पहुंचता है और वायुकोश में रक्त शुद्ध होता है। यह शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद तक पल्मोनरी सिराओं, पल्मोनरी वेन द्वारा पहुंचाया जाता है। फिर शुद्ध रक्त हृदय के बाएं निलय में पहुंचता है। इस रक्त के परिसंचरण को पल्मोनरी फुसफुसीय परिसंचरण कहते हैं। तीसरा, पोर्टल सर्कुलेशंस या प्रतिहारी परिसंचरण। यह परिसंचरण अमाशय, आंत, अंगनाशय, प्लीहा, यकृत से संबंधित होता है। यह सिस्टैमिक परिसंचरण का ही एक भाग होता है। पोर्टल सिरा की शाखाओं से रक्त अमाशय, आंतों, अंगनाशय, प्लीहा से एकत्रित होते हुए पोर्टल सिरा के माध्यम से लीवर में पहुंचता है। लीवर में यह पोर्टल सिरा कई कोशिकाओं में बंट जाती है। महाधमनी से जुड़ी हुई धमनी, यकृत धमनी, हेपेटिक, शुद्ध रक्त लेकर लीवर में आकर कई कोशिकाओं में बंट जाती है और वह पोर्टल सिरा से विभाजित कोशिकाओं से मिल जाती है। यह दोनों प्रकार की कोशिकाएं एकत्रित होकर
हेपेटिक वेन बनाती है जो अशुद्ध रक्त लेकर निम्न महाशिरा इंफीरियर वेना केवा के रास्ते दाएं आलिंद में पहुंचती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, लीवर के बगल में ही पोर्टल वेन है और उसी के बगल में स्प्लीन, पेनक्रियाज, यह सब आपको नज़र आ रहा है। तो इसको भी एक बार जोड़कर पढ़ ले, तब आपको विशेष समझ में आ जाएगा। आइए अब पढ़ते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रिया तथा रचना का विवरण। मानव शरीर का हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है। मानव शरीर का हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है, जिसका भार 220 से 260 ग्राम तथा एक स्वस्थ पुरुष में यह लगभग 300 ग्राम का होता है। हृदय वक्ष हड्डी स्टर्नम के पीछे स्थित होता है, जिसका 2/3 भाग वक्ष हड्डी स्टर्नम बाएं तरफ व 1/3 भाग दाएं तरफ होता है। मतलब अगर देखा जाए तो 2 भाग जो है 2/3 भाग बाएं तरफ होता है और 1/3 भाग दाएं तरफ होता है। हृदय पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है। हृदय पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है जो शरीर के विभिन्न भागों से आए हुए अशुद्ध रक्त CO2 प्लस H2O को फेफड़ों द्वारा शुद्ध करके शरीर के विभिन्न अंगों तक पुनः भेजता है। हृदय में 2 पंप होते हैं। हृदय के 4 कक्ष होते हैं। हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। हृदय में 2 पंप होते हैं। ऊपर के 2 कक्षों 2 चैम्बरों को दायां और बायां आलिंद बोलते हैं और नीचे के दोनों कक्षों चैम्बरों को दायां और बायां निलय कहते हैं। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय। ऊपर वाले को आर्ट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। ऊपर वाले को ऑरिकल और नीचे वाले को वेंट्रिकल दिए हुआ है। हृदय के दाईं तरफ अशुद्ध रक्त और बाईं तरफ शुद्ध रक्त रहता है। इतना याद रखिए कि हृदय के दाईं तरफ अशुद्ध होगा और बाईं तरफ शुद्ध रक्त होगा। शरीर के विभिन्न भागों से आया हुआ अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में प्रवेश करता है, जिसमें शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त इंफीरियर वेना केवा से तथा शरीर के ऊपरी भाग अपर एक्सट्रीमिटी से सुपीरियर वेना केवा के रास्ते हृदय के दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। दाएं आलिंद के संकुचन होने पे ट्राइकास्पिक वाल्व के रास्ते दाएं निलय में प्रवेश करता है। ट्राइकास्पिक वाल्व त्रिपाट 3 कपाटों वाला वाल्व होता है। ट्राइकास्पिक वाल्व एक ही दिशा में रक्त का प्रवाह करता है। दाएं निलय के संकुचन होने पर अशुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन यह वाल्व सेमील्यूनर होता है, जिसका आकार आधा चांद जैसा होता है। अब यहाँ समझिए, दाएं निलय के संकुचन होने पर अशुद्ध रक्त पल्मोनरी वाल्व के रास्ते फुसफुसिए धमनी पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ दाएं और बाएं फेफड़े में प्रवेश करता है। फुसफुसिए धमनियों की संख्या 2 होती है, एक दायां फेफड़ा तथा दूसरा बायां फेफड़ा तक जाती है। शरीर की एकमात्र धमनी फुसफुसिए धमनी जो अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी के विशेषज्ञों के आधार पर जो रक्त वाहिनियाँ हृदय की तरफ आती है, विशेषज्ञों के आधार पर जो रक्त वाहिनियाँ हृदय की तरफ आती हैं उन्हें शिराएं तथा जो हृदय से बाहर जाती हैं उसे धमनी कहा जाता है। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त शुद्ध होकर पल्मोनरी वेंस के द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचता है। शिराएं जो शुद्ध रक्त लेकर जाती हैं उन्हें फुसफुस शिराएं कहती हैं।
जिनकी संख्या 4 होती है। बाएं आलिंद के संकुचन होने पर शुद्ध रक्त बाइकास्पिक वाल्व के रास्ते बाएं निलय में पहुंचता है। बाइकास्पिक वाल्व द्विकपाट वाल्व 2 कपाट का होता है, जिसे हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। बाएं निलय के संकुचन होने पर शुद्ध रक्त एरोटिक वाल्व के रास्ते एरोटा महाधमनी से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, जहां पर ऊर्जा बनने का कार्य कोशिकाओं में होता है, जिसके कारण रक्त पुनः शुद्ध होता है। शरीर से अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से हृदय की तरफ आता है और यह संचरण जीवित रहने तक चलता रहता है। इसे ही रक्त परिसंचरण कहते हैं। दोनों आलिंदों और दोनों निलयों के मध्य क्रमशः इंटर आर्टरियल सेप्टम व इंटरवेंट्रिकुलम सेप्टम रहता है, जो दोनों आलिंदों व निलयों को आपस में मिलने नहीं देता। यानी दायां और बायां तरफ के आलिंद के बीच में रहता है इंटर आर्टरियल सेप्टम और दायां और बायां निलयों के बीच में रहता है इंटरवेंट्रिकुलम सेप्टम। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। प्रत्येक कक्ष के भराव क्षमता लगभग 70 घन सेंटीमीटर होता है। हृदय में 4 वाल्व होते हैं। एक तो हो गया ट्राइकास्पिक वाल्व, बाइकास्पिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व। तो यहाँ एक बात याद रखिए कि दाएं तरफ जो होता है वह होता है ट्राइकास्पिक वाल्व और बाएं तरफ होता है से बाएं तरफ होता है बाइकास्पिक वाल्व, जिसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। पल्मोनरी वाल्व यह वाल्व जो शुद्ध रक्त को लंग से हृदय में लाता है बाएं तरफ। एरोटिक वाल्व यह वह वाल्व है जो बायां निलय से सभी शुद्ध रक्त को शरीर के अंदर ले जाता है। इसे एरोटिक वाल्व कहते हैं। बस याद इतना रखना है कि वाल्व 4 प्रकार के होते हैं हार्ट में। हृदय में 2 पंप होते हैं। दाएं हृदय में दायां हृदय पेशीय पंप और बाएं हृदय में बायां हृदय पेशीय पंप। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट बात है, उसको समझ लीजिए। जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल के एक बार संकुचन या पंप होने पर जितना रक्त एरोटा के रास्ते शरीर के तरफ जाता है, उस रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ हम स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के रास्ते एक बार संकुचन या पंप होने पर जितना रक्त महाधमनी के रास्ते शरीर के तरफ जाता है, उस रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में आराम की अवस्था में इसकी मात्रा लगभग 70 ml होती है। शरीर क्रिया विज्ञान के विशेषज्ञों का मानना है कि मनुष्य का जितना हार्ट रेट होता है, उसी के लगभग बराबर मिलीलीटर में स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। जैसे अगर किसी मनुष्य की हृदय दर हार्ट रेट अभ्यास के दौरान 140 प्रति मिनट है, तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 140 ml होगा। कार्डिक आउटपुट 1 मिनट में हृदय द्वारा हृदय के बाएं निलय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को कार्डिक आउटपुट कहते हैं। 1 मिनट में हृदय के वो भी खासकर बाएं निलय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को कार्डिक आउटपुट कहते हैं। इसकी गणना करने का सूत्र निम्नलिखित है। कार्डिक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम
मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। यहाँ देखिए लगभग स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वह 70 होता है और हार्ट रेट भी जनरली 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यहाँ लगभग 70 लेके चला है, तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग कार्डिक आउटपुट जो है 5 लीटर आएगा। मतलब 1 मिनट में हार्ट के द्वारा 5 लीटर ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के बाएं निलय के द्वारा। आइए अब पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। धमनियों पर पड़ने वाले रक्त के दाब को रक्त दाब कहते हैं। बायां निलय के संकुचन व अनुशिथिलन होने पर रक्त धमनियों के रास्ते शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है। उस दौरान रक्त का जो दाब धमनी पर पड़ता है उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्त दाब को बाएं निलय के संकुचन व अनुशिथिलन के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर व डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में अब पढ़ते हैं। हृदय के बाएं निलय के संकुचन के दौरान सिकुड़ने के दौरान जो रक्त का दाब धमनियों पर पड़ता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो लगभग 100 से 130 mmHg होता है। और जब बायां निलय फैलता है, अनुशिथिलन होता है, सामान्य अवस्था में आता है, कहने का तात्पर्य उसमें रक्त भरने लगता है, उस दौरान जो रक्त का दाब धमनियों पर पड़ता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो लगभग 70 से 90 mmHg होता है। डायस्टोलिक दाब सिस्टोलिक दाब की तुलना में कम होता है, क्योंकि रक्त का दाब हृदय के अनुशिथिलन होने पर स्वतः ही कम होगा। यहाँ आप इसको ऐसे याद रखिए ना कि हार्ट जब शुद्ध रक्त शरीर के तरफ भेजता है तो शुद्ध है तो बहुत प्रेशर से जाता है, 120 के रफ्तार से लगभग जाता है, और जब वह वापस आता है तो वह उसका शुद्ध रक्त अब अशुद्ध हो गया होता है, इसीलिए अब उसमें रफ्तार कम हो जाता है, इसीलिए उसका रफ्तार 80 हो जाता है। तो जब जा रहा है तो उसको सिस्टोलिक कहेंगे और जब वापस आ रहा है तो उसको डायस्टोलिक कहेंगे। सिस्टोलिक प्रेशर लगभग 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर कम मतलब 80 होता है। यहाँ पर mm से तात्पर्य मिलीलीटर से है तथा Hg से तात्पर्य मर्क्यूरी की इकाई से है। रक्त दाब को मापने के लिए चिकित्सक बाएं हाथ में स्थित ब्रैकियल आर्टरी का प्रयोग स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र के लिए करते हैं। रक्त दाब को मापने के लिए यह ब्रैकियल धमनी हृदय के बराबर दाब को साफ दर्शाती है। सिस्टोलिक प्रेशर व डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को पल्स प्रेशर कहते हैं। पल्स प्रेशर किसको कहते हैं? तो पल्स प्रेशर कहते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच के अंतर को। पल्स प्रेशर। अब देखिए, ब्लड प्रेशर के मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र का उपयोग करते हैं, वहीं पे हार्ट रेट को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। 4, आइए अब पढ़ते हैं हृदय पेशी की परतों के बारे में। लेयर्स ऑफ हार्ट मसल्स। हृदय की पेशी 3 परतों की बनी होती है। एक जिसे एपिकार्डियम कहते हैं, एपिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाला एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो बाहरी परत को एपिकार्डियम कहते हैं, जिसे विसरल पेरिकार्डियम के नाम से भी जाना जाता है। यह पेरिकार्डियम भी 3 भागों में बटी हुई है। बाहरी भाग को फाइब्रस पेरिकार्डियम, बीच के भाग को पेराइटल पेरिकार्डियम, जिसे सेरस के पेरिकार्डियम की पेराइटल परत भी कहते हैं, तथा तीसरा भाग पेरिकार्डियल स्पेस
का होता है जो सेरस नामक तरल पदार्थ से भरा होता है। बाहरी हृदय के बाहरी भाग के परत को कहते हैं एपिकार्डियम। मध्य वाले भाग को कहते हैं मायोकार्डियम। हृदय के बीच के परत को मांसपेशी हृदय के बीच की परत मांसपेशी होती है जिसे हम मायोकार्डियम कहते हैं। यह सबसे मजबूत परत होती है और सबसे चौड़ी परत इसी को कहते हैं मायोकार्डियम में। तीसरी व अंदरूनी परत थर्ड एंड इनर लेयर को एंडोकार्डियम कहते हैं। आइए अब शुरू करते हैं हृदय चक्र, कार्डिक साइकिल। हृदय के दोनों आलिंदों के एक बार संकुचन या पंप करने के पश्चात से लेकर अगले संकुचन होने के मध्य के दौरान होने वाली क्रियाओं की अवधि के समय को हृदय चक्र कहते हैं। किसे हृदय चक्र कहते हैं? हृदय के दोनों आलिंदों के एक बार संकुचन या पंप करने के पश्चात से लेकर अगले संकुचन होने के मध्य के दौरान होने वाली क्रियाओं की अवधि के समय को हृदय चक्र कहते हैं। हृदय चक्र से तात्पर्य प्रत्येक हृदय धड़कन के पश्चात क्रम में अगले धड़कन के मध्य यांत्रिकी तथा विद्युतीय क्रिया के चक्र को हृदय चक्र कहा जाता है। यहाँ पर हृदय चक्र का समय आलिंद के संकुचन से शुरू होकर निलय के अनुशिथिलन की समाप्ति तक रहता है। इसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल तथा रिलैक्सेशन डायस्टोल का चरण रहता है। सिस्टोल से तात्पर्य हृदय के संकुचन सिकुड़ने से है जिसमें रक्त को पंप किया जाता है शरीर के तरफ परिसंचरण के लिए, तथा डायस्टोल से तात्पर्य अनुशिथिलन मतलब फैलने के क्रम में रक्त हृदय के कक्षों में भरने लगता है। हृदय के संकुचन या पंप करने के लिए आवरण पर चढ़ी हुई धमनी आर्टरीज हृदय को संकुचित व प्रकुंचित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। इन धमनियों को कोरोनरी धमनी कहते हैं। आइए अब हृदय चक्र को 3 चरणों में समझते हैं। प्रथम चरण आलिंदों का संकुचन, मतलब कि सबसे ऊपर जो आलिंद है उसका सिकुड़ना, उसके बारे में पढ़िए। हृदय की क्रिया संकुचन साइनो आर्टरियल नोड पर आने वाली इलेक्ट्रिक स्टिमुलस विद्युतीय आवेग से शुरू होता है। इस नोड को पेसमेकर भी कहा जाता है। विद्युतीय आवेग के साइनो आर्टरियल नोड पर आने से दोनों आलिंद संकुचित होते हैं। ठीक उसी दौरान दोनों निलय अनुशिथिलन होते हैं। कहने का मतलब है जैसे ही विद्युतीय आवेग साइनो आर्टरियल नोड पर पड़ता है तो दोनों आलिंद दायां बायां जो है ऊपर में सबसे वह सिकुड़ जाता है और उसी समय नीचे वाला जो निलय है वह फैल जाता है। दोनों निलय फैल जाता है जिसके कारण रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में तथा बाएं आलिंद से बाएं निलय में अपनी अपनी तरफ के कपाटों वाल्व, दाएं तरफ ट्राइकास्पिक होता है और बाएं तरफ बाइकास्पिक को खोलकर पहुंच जाता है। क्या कह रहा है कि अपनी अपनी तरफ के कपाटों वाल्व को खोलकर पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? रक्त पहुंच जाता है। फिर से यहां से समझ लीजिए होता क्या है। शुरू से पढ़िए इसको, फिर से एकदम अच्छे से क्लियर कीजिए। प्रथम चरण आलिंदों का संकुचन, मतलब कि आलिंदों का सिकुड़ना। हृदय की क्रिया संकुचन साइनो आर्टरियल नोड पर आने वाली विद्युतीय आवेग से शुरू होती है। इस नोड को पेसमेकर भी कहा जाता है। विद्युतीय आवेग के साइनो आर्टरियल नोड पर आने से दोनों आलिंद, ऊपर का दोनों आलिंद दायां बायां
सिकुड़ जाता है और ठीक उसी समय नीचे में जो दोनों निलय है दायां बायां वह अनुशीतलन मतलब कि फैल जाता है, जिसके कारण ब्लड दाएं आलिंद से दाएं निलय में तथा बाएं आलिंद से बाएं निलय में अपनी अपनी तरफ के कपाटों वाल्व को खोलकर पहुंच जाता है। आप जानते हैं कि दाएं तरफ ट्राइकास्पिक वाल्व होता है और बाएं तरफ बाइकास्पिक वाल्व, जिसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ट्राइकास्पिक वाल्व और बाइकास्पिक वाल्व एक ही दिशा यूनिडायरेक्शन में रक्त का प्रवाह करने वाला होता है। इसी क्रिया की समय अवधि 0.1 सेकेंड की होती है। द्वितीय चरण निलयों का संकुचन, नीचे वाले निलयों का संकुचन सिकुड़ना, इसके विषय में पढ़िए। विद्युतीय आवेग दोनों आलिंदों के संकुचन सिकुड़ने के दौरान साइनो आर्टरियल नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की तरफ आते हैं और यह आवेग एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से होता हुआ हिज के बंडल के माध्यम से दोनों निलयों की दीवारों तक जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों निलय संकुचित सिकुड़ जाते हैं। इस क्रिया की समय अवधि 0.3 सेकेंड की होती है। अब ये हिज क्या है? हिज का बंडल बहुत सारी हृदय की मांसपेशी कोशिकाओं का समूह होता है जो विद्युतीय आवेग को आगे ले जाकर बांटता है, जिसकी वजह से दोनों निलय संकुचित होता है। इस क्रिया की समय अवधि 0.3 सेकेंड होती है। हृदय की क्रिया को दो भागों में समझाया जा सकता है। संकुचन कॉन्ट्रैक्शन, जिसे सिस्टोल कहते हैं। दूसरा अनुशीतलन, जिसे रिलैक्सेशन डायस्टोल कहते हैं। दोनों आलिंद के संकुचन कॉन्ट्रैक्शंस को आर्टरियल सिस्टोल तथा अनुशीतलन रिलैक्सेशन को आर्टरियल डायस्टोल कहा जाता है। दोनों आलिंदों के संकुचन के लगभग 0.1 सेकेंड पश्चात दोनों निलयों में एक साथ संकुचन होता है। इस दौरान दोनों आलिंद अनुशिथिल होते हैं। दाएं निलयों के संकुचन होने पर ट्राइकास्पिक वाल्व बंद हो जाता है और पल्मोनरी वाल्व खुल जाता है, जिसमें से होते हुए रक्त पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से दाएं और बाएं फेफड़े में प्रवेश करता है। फेफड़े में अशुद्ध रक्त शुद्ध होकर पल्मोनरी वेंस फुसफुसिए सिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में पहुंचता है। बाएं आलिंद के संकुचन होने पर शुद्ध रक्त बाइकास्पिक वाल्व के रास्ते बाएं निलय में पहुंचता है। बाएं निलय के संकुचन होने पर शुद्ध रक्त एरोटिक वाल्व के रास्ते एरोटा से होता हुआ महाधमनी से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। इस दौरान बाइकास्पिक वाल्व बंद रहता है। इस क्रिया की समय अवधि 0.3 सेकेंड की होती है। दो चरण मिलाकर 0.1, 0.3 इक्वल टू 0.4 हो गया। दोनों चरण को मिलाइएगा तो 0.4 हो गया। अब बच गया 0.4, क्योंकि कुल मिलाकर एक बीट में 0.8 सेकेंड समय लगता है। अब 0.4 समझ गए सेकेंड के विषय में। अब आइए तीसरे चरण को समझते हैं। तीसरे चरण को समझते हैं, सामान्य अनुशीतलन। अनुशीतलन मतलब फैलना, ताकि रक्त उसमें भर जाए। निलयों के संकुचन के पश्चात सामान्य अनुशीतलन का चरण आता है, जिसमें दोनों निलय व दोनों आलिंद शिथिल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य दोनों आराम करते हैं। दोनों आलिंदों में
फुसफुसिए शिराओं और महाशिराओं द्वारा रक्त भरने लग जाता है। हृदय की इस क्रिया को सामान्य आराम की अवस्था भी कहते हैं। इस क्रिया की समय अवधि 0.4 सेकेंड की होती है। मतलब कुल मिला के अब हो गया 0.8 सेकेंड। अब देखिए, इस प्रकार एक हृदय चक्र में आलिंदों के संकुचन या सिस्टोल के पश्चात निलयों का संकुचन या सिस्टोल होता है, फिर सामान्य अनुशिथिलन होता है और इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। कुल मिलाकर 0.8 सेकेंड का एक हृदय चक्र होता है और 1 मिनट में 75 हृदय चक्र होते हैं। कहने का तात्पर्य हृदय में संकुचन 75 बार होता है या हृदय 75 बार धड़कता है। इसे ही हम हृदय गति कहते हैं। यहाँ 75 को आप 72 कर लीजिए, यहाँ सब जगह गलत लिखा हुआ है। कुल मिलाकर 0.8 सेकेंड का हृदय चक्र होता है और 1 मिनट में 72 हृदय चक्र होते हैं। कहने का तात्पर्य हृदय में संकुचन 72 बार होता है या हृदय 72 बार धड़कता है। इसे ही हम हृदय गति कहते हैं। इनकी समयावधि क्रमशः 0.1 सेकेंड व 0.7 सेकेंड होती है। इसी प्रकार निलय के संकुचन व प्रकुंचन को क्रमशः वेंट्रिकुलर सिस्टोल व वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहा जाता है। इसमें सिस्टोल का समय 0.3 सेकेंड और डायस्टोल का सेकेंड 0.5 सेकेंड का होता है। अब देखिए, कार्डिक मर्मर क्या है। मर्मर का प्रयोग हृदय के सामान्य ध्वनि से है जो रक्त के अस्त व्यस्त परिसंचरण से है। मर्मर को मापने के लिए फोन कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा 1 to 6 स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 1 से तात्पर्य सामान्य ध्वनि से है जो अच्छे हृदय श्वास का घोतक होता है और 6 से तात्पर्य घातक स्थिति से होता है। हार्ट रेट। मनुष्य की विभिन्न आयु की हृदय दरें निम्नलिखित हैं। देखिए, नवजात शिशु में 140 प्रति मिनट होता है। 1 वर्ष का शिशु में 120 प्रति मिनट होता है। 2 वर्ष के शिशु में 110 प्रति मिनट होता है। 5 वर्ष के शिशु में 90 से 100 प्रति मिनट होता है। 10 वर्ष का शिशु में 80 से 90 प्रति मिनट होता है और वयस्क में 60 से 80 प्रति मिनट हार्ट रेट रहता है। कुल मिला के यहाँ समझिए तो वयस्क में लगभग 72 प्रति मिनट हार्ट रेट रहता है और हार्ट रेट सबसे ज़्यादा नवजात शिशु जो जन्म लिया हुआ तुरंत बच्चा होता है उसका हार्ट रेट सबसे ज़्यादा होता है 140 प्रति मिनट। अधिकतम हृदय गति। अभ्यास एवं खेल क्रिया विज्ञान में सामान्यतः खेल प्रशिक्षण के लिए मैक्सिमम हार्ट रेट की गणना की जाती है, जिसका सूत्र 220 माइनस एज। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति की आयु 65 वर्ष हो तो अधिकतम हृदय गति 220 को -65 कर देंगे तो 155 होगा, यानी मैक्सिमम हार्ट रेट 65 साल वाले व्यक्ति का 155 होगा। एथलीट हार्ट। एथलीट हार्ट किसे कहते हैं? बार बार अभ्यास करने से जो हृदय आकार में बड़ा व मजबूत हो जाता है उसे एथलीट हार्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ब्लड वेसल के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। अभ्यास का रक्त परिसंचरण तंत्र पर क्या प्रभाव है? हार्ट रेट एक सामान्य व्यक्ति में 72 प्रति मिनट होता है। अभ्यास के दौरान यह लगभग बढ़कर 180 प्रति मिनट तक पहुंचता है। एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का हार्ट रेट 40 से 50 प्रति मिनट तक होता है। यहाँ अच्छे से समझ जाइए, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का हार्ट रेट 40 से 50 प्रति मिनट तक का होता है, जबकि जनरली सामान्य देखिए तो 72 होता है। यानी ट्रेनिंग करके आप अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं। कारक। एक स्वस्थ खिलाड़ी के अभ्यास के कारण हृदय मजबूत और बड़ा हो जाता है, जिसे एथलीट हार्ट कहते हैं।
यह मजबूत व आयतन में बड़ा होता है। अभ्यास के कारण नई नई रक्त वाहिनियाँ बनती हैं। अभ्यास के कारण रक्त में लैक्टिक एसिड देर से बनता है। कहने का तात्पर्य रक्त की बफर क्षमता, बफर कैपेसिटी बढ़ जाती है। मांसपेशियों में अधिक रक्त जाता है। कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण प्रक्रिया बढ़ जाती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बढ़ जाता है। शिराओं द्वारा हृदय की तरफ रक्त अधिक लाया जाता है। इसी की वजह से एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का हार्ट रेट 40 से 50 प्रति मिनट हो जाता है। रक्त, ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो रक्त वाहिनियों में परिसंचरण करता है। यह क्षारीय तरल पदार्थ होता है जिसका pH 7.35 से लेकर 7.45 होता है। इसका स्वाद नमकीन होता है। धमनियाँ, आर्टरी। धमनियों में रक्त लाल रंग का दिखाई देता है, जबकि शिराओं में बैंगनी रंग का। यह अंतर ऑक्सीजन के कारण होता है। ऑक्सीजन धमनियों में रहती है, जबकि शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में रक्त का भार लगभग शरीर के भार का 1/12 होता है। औसत शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है। यहाँ एक बात याद रखना है कि मांसपेशियों का भार शरीर के भार का लगभग 45% होता है, वहीं पर हड्डियों का भार शरीर के भार का लगभग 1/6 होता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। रक्त शरीर में परिसंचरण करने वाला तरलीय पदार्थ होता है जिसमें पोषक तत्व, ऑक्सीजन तथा अनावश्यक पदार्थ होते हैं। रक्त में कई कोशिकाएं तथा प्रोटीन रहते हैं जो उसे गाढ़ा व मोटा बनाए रखते हैं। पुरुषों में महिलाओं की तुलना रक्त की मात्रा अधिक होती है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है तथा 45% भाग अन्य कोशिकाएं रुधिराणु होता है। रक्त का कार्य। रक्त का महत्वपूर्ण कार्य श्वास के साथ वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन को फेफड़े तथा फेफड़ों से हृदय के माध्यम से शरीर की विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को भेजना है तथा ऊर्जा उत्पन्न होने पर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हृदय तथा फेफड़ों तक लाना, जो श्वास द्वारा बाहर आता है। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन उसकी दीवारों से अवशोषित होकर रक्त में मिल जाता है और रक्त इसे शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्त शरीर के विभिन्न भागों में अनावश्यक पदार्थों को एकत्रित करके उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है। रक्त रोगों से रक्षा करने में मदद करता है क्योंकि रक्त के अंदर स्थित व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कोशिका द्वारा भक्षक कोशिका क्रिया की जाती है, जिसमें यह कोशिकाएं जीवाणुओं व विषाणुओं को नष्ट करती हैं। रक्त शरीर के अंगों की कोशिका की मरम्मत करता है तथा उनके नष्ट होने पर उनका नवनिर्माण भी करता है। रक्त एंटीजन व एंटीबॉडीज के माध्यम से शरीर की रक्षा करता है। रक्त शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखता है। रक्त अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों के वाहन का कार्य करता है। रक्त पूरे शरीर में परिसंचरण करते हुए एक अंग को दूसरे अंग से जोड़कर रखता है, इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है ब्लड को। रक्त ऐसे पदार्थ का वहन करता है जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे अगर किसी को चोट लग जाए तो रक्त स्राव के दौरान रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स रक्त को स्रावित होने से रोकता है क्योंकि वह रक्त को जमा देता है।
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना है। रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसमें प्लाज्मा का अंश 55% होता है, बाकी सभी रुधिराणु 45% होते हैं। इन्हें निम्नलिखित विस्तार से समझाया गया है। आइए सबसे पहले 55% को समझे, मतलब प्लाज्मा को समझे। प्लाज्मा में प्रोटीन रहता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, पदार्थों के संवहन का कार्य करता है। रक्त के प्लाज्मा में ग्लूकोज तथा अन्य घुलने वाले पदार्थ रहते हैं। यह तरलीय ऊतक होता है जिसमें रक्त कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करती हैं। प्लाज्मा में जल, प्रोटीन, नमक, पोषक पदार्थ, कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ आदि समाहित रहते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। इसमें जल, प्रोटीन, नमक, पोषक पदार्थ, कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। जैसे जल, लगभग इसमें प्लाज्मा के अंदर जल लगभग 90 से 92% तक होता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में जल ही होता है। उसके बाद प्रोटीन 8% होता है, 8 से 10%। उसके बाद नमक 0.9%। उसके बाद न्यूट्रिशनल मटेरियल, पोषक पदार्थ होते हैं। उसके बाद जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं वो होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रोटीन के विषय में पढ़ते हैं, जिसका नंबर जल के बाद आता है, जो कि 8 से 10% होता है। प्लाज्मा में जल के साथ प्रोटीन अधिक मात्रा में रहता है, जिस प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूलिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन आदि प्रोटीन मौजूद रहते हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है। मतलब ये जो देख रहे हैं आप, एल्ब्यूलिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे प्रोटीन हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। आइए सबसे पहले एल्ब्यूलिन के बारे में पढ़ते हैं। यह प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। प्रत्येक 100 ml रक्त में 4.5 ml होता है। यह प्रोटीन जल में घुलनशील होता है। यह प्लाज्मा के परासारणी दाब को सामान्य बनाए रखता है। यह रक्त के आयतन को बराबर बनाए रखने के लिए परासारणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर को सामान्य बनाए रखने संबंधित कार्य करता है। कहने का तात्पर्य यहाँ एल्ब्यूलिन नियंत्रित दाब लगाने का कार्य करता है, जिससे परासरण प्रक्रिया, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोका जाता है। इसका संश्लेषण यकृत में होता है। यदि यकृत इसके संश्लेषण में अक्षम होता है तो इसकी वजह से यकृत संबंधी रोग, जिसे सिरोसिस, हो जाता है। यह शरीर के ऊतकों को प्रोटीन प्रदान करता है। इसका उदाहरण सेरम एल्ब्यूलिन है। आइए अब ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ते हैं। यह साधारण प्रोटीन जो नमक में घुलनशील होता है, जिसके द्वारा अधिक मात्रा में ब्लड सेरम प्रोटीन बनता है। कुछ ग्लोबुलिन का उत्पादन यकृत में होता है तथा बचे हुए का प्रतिरक्षी तंत्र में होता है। यह प्रोटीन नमक में घुलनशील होता है, जिसका कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता से होता है। प्लाज्मा में यह प्रतिशत 2.5% होता है। विशेषज्ञों ने इसे 3 प्रकार में बांटा है। ग्लोबुलिन को 3 प्रकार में बांटा है: अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और बीटा नामक ग्लोबुलिन प्रोटीन, लिपिड, स्टेरॉयड, बिलिरुबिन, हार्मोन, एंजाइम आदि का वहन करके उन्हें शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाते हैं। गामा नामक ग्लोबुलिन शरीर की संक्रमण से रक्षा करता है। देखिए यहाँ एक बात समझ जाइए, जो ग्लोबुलिन है उसको 3 प्रकार में बांटा गया: अल्फा, बीटा, गामा। यहाँ पर अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो है वह प्रोटीन, लिपिड, स्टेरॉयड, बिलिरुबिन, हार्मोन, एंजाइम आदि का वहन करके उन्हें शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है ग्लोबुलिन। और वहीं पर
गामा ग्लोब्यूलिन जो है शरीर को संक्रमण से बचाता है। बीटा ग्लोब्यूलिन का कुछ अंश भी शरीर को संक्रमण से बचाता है क्योंकि यह दोनों एंटीबॉडी होते हैं। इस प्रकार ग्लोब्यूलिन शरीर को रोग क्षमता प्रदान करता है। यह लौह तत्व तथा तांबे का वहन भी रक्त में करते हैं। फाइब्रिनोजन, यह रक्त को जमाने या रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग का एक आवश्यक प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा में मौजूद रहता है। प्लाज्मा में इसका प्रतिशत 0.3% रहता है। यह रक्त को गाढ़ा करने में मदद करता है जिसके कारण रक्त क्षारीय ब्लड एल्कलाइन रहता है। रक्त का किसी स्तर तक क्षारीय रहना उसके हाइड्रोजन पर निर्भर करता है। रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 होता है। प्रत्येक अम्लीय क्षार के जोड़े के संयुक्त विशेषता को पीएच के परास से इंगित किया जाता है जो कि प्रभावित बफर का कार्य करता है। पीएच का प्रसार 1 से लेकर 14 तक होता है। 7 को उदासीन माना जाता है। अगर पीएच 7 से कम आए तो अम्लीय और 7 से अधिक हो तो क्षारीय। रक्त में पीएच वॉल्यूम सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति पर निर्भर करता है। रक्त में पीएच वॉल्यूम सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट को बफर सबस्टेशन कहा जाता है। आइए अब पढ़ते हैं प्रोथ्रोम्बिन के बारे में। प्लाज्मा में इस प्रोटीन की मात्रा 100 ml में लगभग 15 ml होता है, मतलब कि 100 ml में 15 ml होता है, जो पूर्ण शरीर में रक्त जमाने या ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है। निम्नलिखित सूत्र द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन के संदर्भ में इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड अनुपात का प्रयोग इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए INR इक्वल टू पेशेंट पीटी मीन नॉर्मल पीटी दिया हुआ है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी। INR की गणना प्रोथ्रोम्बिन वर्किंग टाइम अनुपात के आधार पर की जाती है। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन का ISI पता हो, मतलब INR पता हो, INR की गणना थ्रोम्बोप्लास्टिन वर्किंग टाइम के आधार पर की जाती है जब थ्रोम्बोप्लास्टिन का ISI पता हो। नमक, देखिए जैसा कि आप जानते हैं प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद नमक। आइए नमक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि प्लाज्मा में लगभग 0.9% होता है, 0.9%। प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थ के रूप में नमक भी उपलब्ध रहता है जिसके कारण रक्त का स्वाद नमकीन होता है। इसके अंतर्गत सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का नमक, आयोडीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन आदि उपलब्ध रहते हैं। यह नमक के पदार्थ कोशिका के निर्माण में, पेशीय संकुचन में, तंत्रिका आवेग के संचरण में, अम्ल तथा क्षारों के मध्य संतुलन बनाए रखने में भाग लेते हैं। पोषक पदार्थ, प्लाज्मा के बचे हुए 0.1% भाग में कई पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में, वसा फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में पाए जाते हैं। इन पदार्थों के माध्यम से आए हुए विटामिनों को आंतें अपनी दीवारों में अवशोषित कर रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजते हैं। यहाँ एक बात याद रखिए कि यहाँ शरीर में जितने भी पोषक पदार्थ हैं, इन पोषक पदार्थों को इंटेस्टाइन के दीवारों में अवशोषित करके रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में भेजा जाता है।
हम लोग जो मन में सोचते हैं ना कि हमारे शरीर में एनर्जी कहाँ से आता है, खाते हैं कैसे आता है, वह यही प्रोसेस है। जब आप कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं तो उसका जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वह इंटेस्टाइन की दीवारों में अवशोषित होकर रक्त में मिल जाता है और रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजा जाता है। अकार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ। प्लाज्मा में उपरोक्त चारों बिंदुओं के अतिरिक्त, चारों बिंदु का मतलब जल, प्रोटीन, नमक, पोषक पदार्थ के अतिरिक्त कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ भी पाए जाते हैं, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, अमोनिया आदि आते हैं। यह उत्सर्जी पदार्थ है। सामान्यतः यह गुर्दों में, किडनी में रक्त के रास्ते पहुंचकर मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसके अलावा प्लाज्मा में और भी पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम, एंटीजेंस आदि। हमने अभी 55% को पढ़ा, मतलब प्लाज्मा को पढ़ा। आइए अब पढ़ते हैं 45%, मतलब रक्त रुधिराणु के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर ब्लड सेल के बारे में पढ़ाया गया है। रक्त का लगभग 40 से 45% भाग रक्त कोशिकाओं, मतलब रक्त रुधिराणुओं का होता है। रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, यह निम्नलिखित हैं। एक हो गया आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल कहते हैं, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। आइए सबसे पहले आरबीसी को पढ़ते हैं, रेड ब्लड सेल को पढ़ते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं वृत्ताकार, मतलब कि गोलाकार होती हैं, बीच में सपाट तथा किनारों पर उठी हुई दिखाई देती हैं, जो बाइकॉन्केव डिस्क या उभयावतल के आकार की होती हैं। इसका व्यास लगभग 7 से 8 माइक्रोग्राम होता है। एक घन मिलीमीटर रक्त में एक बूंद में इनकी संख्या लगभग 45 से 50 लाख होती है। अगर एक लाल रक्त कोशिका को माइक्रोस्कोप पर देखा जाए तो इसका रंग गाढ़े क्रीम रंग सा दिखाई देता है, और यह इकट्ठे हो जाए तो यह लाल रंग की दिखाई देती है। लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। हमारे शरीर की एकमात्र कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता है वह है आरबीसी। बाहर से यह एक आवरण ओढ़े रहता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन में हीम से तात्पर्य आयरन, मतलब कि लौह तत्व, तथा ग्लोबिन से तात्पर्य प्रोटीन से होता है। लाल रक्त कोशिका की संरचना को बनाए रखने के लिए आयरन और प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। लाल रक्त कोशिका का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। लाल रक्त कोशिका का उत्पादन भ्रूण अवस्था में, जब वह मां के पेट के अंदर रहता है भ्रूण अवस्था में, तब लाल रक्त कोशिका का उत्पादन उसके लीवर और स्प्लीन में होता है, तथा जन्म लेने के पश्चात लाल रक्त कोशिका का उत्पादन लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। यह चपटी हड्डी जैसे स्टर्नम, पसलियां, वर्टिब्रा आदि की लाल अस्थि मज्जा में पाई जाती है। नई लाल रक्त कोशिका के बनने की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसी को बढ़ाने के लिए खिलाड़ी एरिथ्रोपोएटिन का प्रयोग करता है, जो कि वाडा द्वारा प्रतिबंधित है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करता है। 100 ml रक्त में औसतन 15 ml हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को शरीर प्रतिशत के तौर पर देखा जाए तो पुरुषों में इसकी मात्रा लगभग 14 से 17% तथा महिलाओं में इसकी मात्रा 13 से 15% होता है। इसका 4% भाग हीम का तथा 90% भाग ग्लोबिन का होता है। ग्लोबिन का विघटन
अमीनो अम्ल अमीनो एसिड में होता है जिनका उपयोग शरीर के ऊतकों के निर्माण में होता है। अमीनो अम्ल का इस्तेमाल शरीर के ऊतकों के निर्माण में होता है। हीमोग्लोबिन को Hb से इंगित किया जाता है। व्हाइट ब्लड सेल जिसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तीनों प्रकार की रक्त कोशिकाओं में यह सबसे बड़ी होती है। तीनों प्रकार की रक्त कोशिकाओं में यह सबसे बड़ी होती है। इसका व्यास लगभग 19 से 20 माइक्रोमीटर होता है, किंतु संख्या की तुलना में इसकी संख्या अन्य रक्त कोशिकाओं में इनकी संख्या अन्य रक्त कोशिकाओं में सबसे कम होती है। 1 घन मिलीलीटर रक्त में इसकी संख्या 6 से 10,000 तक होती है। यह रंगहीन और पारदर्शी होता है। इसमें केंद्रक होते हैं। याद रखिए, व्हाइट ब्लड सेल में ही केंद्रक होता है और किसी में नहीं, और किसी रक्त रिधानु में केंद्रक नहीं होता है। यह सक्रिय रूप से गतिशील होती है और यह प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होती है जो संक्रमण रोगों से बचाती है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसका उत्पादन लाल अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल आदि में होता है। नई श्वेत रक्त कोशिका के बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। अगर श्वेत रक्त कोशिका की मात्रा बढ़ जाए तो इस स्थिति को ल्यूकोसाइटिस कहा जाता है, और अगर श्वेत रक्त कोशिका की मात्रा घट जाए, 5000 से कम रह जाए, तो इस स्थिति को ल्यूकोसाइटोपिनिया कहा जाता है। ल्यूकोसाइटोपिनिया की स्थिति तपेदिक, टाइफाइड ज्वर, विषाणु संक्रमण, मलेरिया, कालाजार आदि रोगों में पाया जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को उनकी रचना, कणिकाओं दोनों के आधार पर रचना के अनुसार 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक ग्रेन्युलोसाइट या कणिकीय श्वेत रक्त कोशिका, इसका मात्रा लगभग WBC का 75% होता है। 2 एग्रेन्युलोसाइट या अकणिकीय श्वेत रक्त कोशिका, इसकी मात्रा कुल श्वेत रक्त कोशिका का 25% होता है। मतलब कि ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल को अगर 2 भागों में बांट दिया जाए तो एक 25%, एक 75% हो जाएगा। आइए सबसे पहले 75% ग्रेन्युलोसाइट के विषय में पढ़ते हैं। कणिकीय श्वेत रक्त कोशिकाएं, इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं या दाने होते हैं। इनका उत्पादन हड्डी की लाल अस्थि मज्जा में होता है। ग्रेन्युलोसाइट के अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स या उदासीन रागी न्यूट्रोफिल्स शरीर को जीवाणुओं व विषाणुओं से बचाते हैं। जीवाणुओं को खत्म करने की प्रक्रिया को भक्षक कोशिका क्रिया फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है। फैगो से तात्पर्य आईइट है तथा साइटोसिस से तात्पर्य कोशिका को निगलना। फैगोसाइटोसिस कहने का मतलब जीवाणुओं को खत्म करने की प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, और फैगो का मतलब हो गया आईइट और साइटोसिस का मतलब हो गया कोशिका को निगलना। ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार की होती है। रक्त में इसकी मात्रा की जांच करने के लिए स्टेनिंग नामक विधि अपनाई जाती है। इसके 3 प्रकार निम्नलिखित हैं। एक तो हो गया न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल सेल्स और बेसोफिल सेल्स। न्यूट्रोफिल्स 60 से 70% होता है, एसिनोफिल सेल्स 2.3% होता है और बेसोफिल्स लगभग 0.4% होता है। देखिए, अगर ग्रेन्युलोसाइट की मात्रा कम हो तो ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया कहा जाता है, और अगर ग्रेन्युलोसाइट की मात्रा न के बराबर हो तो उसे अग्रेन्युलोसाइटोसिस कहा जाता है। यह स्थिति खसरा, चेचक, तपेदिक, टाइफाइड ज्वर, मलेरिया, कालाजार आदि रोगों में पाई जाती है। आइए सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ते हैं।
न्यूट्रोफिल्स या उदासीन रागी श्वेत रक्त कोशिका, यह आकार में बड़ी होती है। इसका व्यास 10 से 20 माइक्रोमीटर तक का होता है। यह 1 घन मिलीमीटर रक्त में इसकी संख्या 2000 से 8000 तक होती है। बाहर से आए हुए जीवाणुओं व विषाणुओं को यह निगल जाते हैं। रक्त में न्यूट्रोफिल्स की मात्रा बढ़ जाए तो इस स्थिति को न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है, और न्यूट्रोफिल्स की मात्रा की कमी हो जाए तो न्यूट्रोपीनिया कहा जाता है। न्यूट्रोपीनिया की स्थिति में कई संक्रमण रोग होने की संभावना बनी रहती है, जैसे अस्थि मज्जा शोथ, वायु विवर शोथ, पुतिजीव रक्तता आदि। इसेनोफिल्स जिसे एसिनोफिल्स या इओसिन रागी श्वेत रक्त कोशिका, 1 घन मिलीमीटर रक्त में इसकी संख्या 100 से 600 तक होती है। इनका व्यास 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है। अगर रक्त में इसकी मात्रा सामान्य से अधिक बढ़ जाए तो इस स्थिति को इसिनोफिलिया कहते हैं। इस स्थिति में दमा, एक्जिमा, जुकाम, औषधि द्वारा एलर्जी, फाइलेरिया आदि कई रोग हो जाते हैं। और यदि इनकी संख्या सामान्य से घट जाए तो इस स्थिति को इसिनोपीनिया कहते हैं। बेसोफिल्स, यह 1 घन मिलीमीटर रक्त में इसकी संख्या केवल 200 तक होती है। इनका व्यास 8 से 10 माइक्रोमीटर तक का होता है। अगर रक्त में इसकी संख्या मात्रा सामान्य से अधिक बढ़ जाए तो इस स्थिति को बेसोफिलिया कहते हैं। इस स्थिति में छोटी मात्रा स्मॉल पॉक्स, मैक्सोडिमा, तपेदिक, कैंसर आदि रोग होने की संभावना होती है। ल्यूकोसाइट में जब आप पढ़ रहे थे तो ल्यूकोसाइट को 2 भागों में बांट दिया गया था। सबसे पहला ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा है एग्रेन्युल्यूकोसाइट। एग्रेन्युल्यूकोसाइट यह अकनियकीय श्वेत रक्त कोशिका। आइए सबसे पहले अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एग्रेन्युल्यूकोसाइट, इसके कोशिका द्रव में कणिकाएं या दाने नहीं होते हैं। इसका उत्पादन लिम्फ ग्लैंड, स्प्लीन, लीवर, लसिकाव ऊतक, लिम्फेटिक टिश्यू तथा बोन मैरो में होता है। एग्रेन्युल्यूकोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, इस कोशिका द्रव में दाने नहीं पाए जाते हैं। यह छोटी व बड़ी 2 प्रकार की होती है। छोटी कोशिकाओं का व्यास 8 से 10 माइक्रोमीटर तक तथा बड़ी कोशिकाओं का व्यास 15 से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। 1 घन मिलीमीटर रक्त में इसकी संख्या 5 से 4000 तक होती है। लिम्फोसाइट अमीबॉइड गति करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रक्त वाहिनियों के अंदर या बाहर अमीबॉइड की तरह रेंगकर भ्रमण करते रहते हैं और विषाणुओं को खत्म करने का कार्य करते रहते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रतिक्रिया में भाग लेती है। इनका उत्पादन रेड बोन मैरो में होता है। यह लाल अस्थि मज्जा से रक्त परिसंचरण द्वारा लसिकाभ ग्रंथि में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर लिम्फोसाइट सक्रिय हो जाता है और बाहरी पदार्थों अथवा एंटीजन के लिए सक्रिय हो जाते हैं। लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में एवं बी लिम्फोसाइट लसिकाभ ऊतक में सक्रिय होते हैं। टी लिम्फोसाइट विषाणु और कवक को नष्ट करते हैं और बी लिम्फोसाइट जीवाणु, बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अगर लिम्फोसाइट की मात्रा बढ़ जाए तो इस स्थिति को लिम्फोसाइटोसिस कहा जाता है। यह स्थिति तपेदिक, सिफिलिस, विषाणु संक्रमण, काली खांसी, ल्यूकेमिया आदि रोगों में पाई जाती है। और अगर लिम्फोसाइटिस की मात्रा घट जाए तो इस स्थिति को लिम्फोसाइटोपिनिया कहा जाता है। यह स्थिति मानसिक दबाव में पाई जाती है। मोनोसाइट, इनका उत्पादन लाल अस्थि मज्जा में होता है। यह आकार में बड़ी होती है। इसका व्यास
18 से 21 माइक्रोमीटर होता है। याद रखिए, मोनोसाइट ही सबसे बड़ा होता है। एक घन मिलीलीटर रक्त में इसकी संख्या केवल 90 से 1100 तक होती है। मोनोसाइट बिना किसी अवरोध के रक्त में घूमते हैं, रक्त वाहिनियों के अंदर या बाहर। यह शरीर के किसी भी अंग के जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। अगर मोनोसाइट की मात्रा बढ़ जाए तो इस स्थिति को मोनोसाइटोसिस कहा जाता है। यह स्थिति तपेदिक, कालाजार, कैंसर आदि रोगों में पाई जाती है। अगर मोनोसाइट की मात्रा घट जाए तो इस स्थिति को मोनोसाइटोपिनिया कहा जाता है। देखिए, जैसा कि आप 45% को पढ़ रहे हैं तो 45% में 3 चीज़ आपको पढ़ना है। मतलब कि रक्त हृदयाणु के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है। एक, सबसे पहले रेड ब्लड सेल जिसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं। दूसरा, वाइट ब्लड सेल जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। तीसरा, प्लेटलेट जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आइए देखते हैं थ्रोम्बोसाइट के बारे में। प्लेटलेट्स, देखिए याद रखिए, प्लाज्मा अलग होता है, प्लेटलेट्स अलग होता है। प्लाज्मा तो वह होता है जो ब्लड का 55% होता है, और यह जो प्लेटलेट्स है वह 45% का एक भाग है। आइए अब इसके विषय में पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स, यह छोटी छोटी कोशिका होती है जो आरबीसी के आकार की 1/3 होती है। इसका व्यास 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। यह क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में इसकी संख्या लगभग 2.5 से 5.0 लाख होती है। इनका जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है। इसका मुख्य कार्य रक्त स्कंदन का होता है। प्लेटलेट्स का काम मेन यही होता है कि ब्लड को स्कंदन करे। चोट लगने के पश्चात रक्त को ज़्यादा बहने न देने तथा रक्त को जमा देने का यह मेन काम इसी का होता है, प्लेटलेट्स का। इसका मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग। यह प्लाज्मा में स्थित कोएगुलेशन फैक्टर्स के सहयोग से रक्त स्राव को रोकने में सहायता करता है। चोट लगने के पश्चात रक्त को ज़्यादा बहने न देना तथा रक्त को जमा देना इसका मुख्य कार्य है। इस क्रिया को हीमियोस्टैसिस कहा जाता है। अगर प्लेटलेट की मात्रा बढ़ जाए तो इस स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। यह स्थिति बच्चा पैदा होने के बाद तपेदिक, कैंसर, हाइजीन आदि रोगों में पाई जाती है। और अगर प्लेटलेट की मात्रा घट जाए तो इस स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। यह स्थिति रक्तस्राव के बाद होती है। लिम्फेटिक सिस्टम, लसिकाव तंत्र। ऑलस रोडबैक तथा थॉमस बार्थिलोन ने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में सबसे पहले 17वीं शताब्दी में समझाया। यह तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र का ही एक भाग है तथा यह रोग प्रतिरोधक क्षमता तंत्र का भी मुख्य अंग होता है। इसके अंतर्गत लसिका, लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमिन होते हैं। शरीर के ऊतकों की कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा बनाने का कार्य किया जाता है। धमनियों और शिराओं के मध्य स्थित कैपिलरीज केशिकाओं द्वारा गैसों का आदान प्रदान ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है, जिसे डिफ्यूज़न प्रोसेस भी कहते हैं। और कौन से गैसों का एक्सचेंज होता है वह है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं केशिकाओं के मध्य लिम्फ केशिकाएं भी स्थित रहती हैं जो लसिका वाहिनी से जुड़ी हुई रहती हैं। लसिका वाहिनियां शरीर के ऊतकों की कोशिकाओं से साफ तरल पदार्थ लेकर लिम्फ नोड से होते हुए वेना केवा के रास्ते हृदय की तरफ जाती हैं और यह एक ही दिशा में कार्य करती हैं। लिम्फ नोड में WBC रहती है क्योंकि इनका उत्पादन यहीं पर होता है, जो लिम्फ से मिलकर लसिका वाहिनियां के माध्यम से हृदय में पहुंचती हैं। लसिका वाहिनियां में बहने वाले तरल पदार्थ को लिम्फ कहा जाता है। लिम्फ
प्लाज्मा की तरह ही रंगहीन तरलीय ऊतक होता है, बस अंतर यह होता है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। जब धमनियों और शिराओं के मध्य स्थित कैपिलरीज द्वारा गैसों का आदान प्रदान ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है, उसी दौरान यहाँ रक्त में से प्लाज्मा अलग हो जाता है। रक्त कोशिकाओं को छोड़कर 20 में से लगभग 17 प्लाज्मा का दोबारा से रक्त वाहिनियों द्वारा एब्जॉर्ब सोख लिया जाता है और बचे हुए 3 तरल पदार्थ वहीं खत्म हो जाता है। यहाँ बचे हुए 3 रक्त प्लाज्मा की भरपाई लसिकाव तंत्र करता है। लिम्फ ग्रंथि लिम्फोसाइट को लिम्फ से मिलाती है। इस लिम्फ में WBC के लिम्फोसाइट रहते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, जिनका पूरा एकत्रीकरण लिम्फ गांठ लिम्फॉइड नोड में होता है। स्प्लीन तथा थाइमस भी लसिका का अंग है जो रोग प्रतिरोधक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। स्प्लीन मानव शरीर में स्प्लीन अनेक सहायक भूमिका अदा करता है, जिसमें यह प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में रक्त को छानने का कार्य करता है। पुराने लाल रक्त कोशिका पुराने रेड ब्लड सेल को रिसाइकिल करता है, पुनः चक्रित करता है तथा प्लेटलेट्स एवं सफ़ेद रक्त कोशिका को एकत्रित करता है। स्प्लीन निमोनिया तथा मेनिंजाइटिस के जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। शिशु के भ्रूण जीवन काल में RBC का निर्माण करने का कार्य यही स्प्लीन करता है तथा विशेष परिस्थिति में जब अस्थिमज्जा में विकार हो तब भी यह RBC का निर्माण करता है। यह मृत लाल रक्त कोशिका को परिसंचरण से अलग कर भक्षण करता है। यह लिम्फोसाइट का उत्पादन करता है, इसलिए इसे रक्त कोष कहा जाता है। ब्लड ग्रुप्स। रक्त समूह। रक्त समूह की पद्धति को ABO सिस्टम कहा जाता है। इसकी खोज कार्ल लैंडरस्टैन ने 1900 में की थी। जब किसी रोगी को खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है तो रोगी तथा रक्तदाता दोनों के रक्त वर्ग का पता लगाकर ही खून चढ़ाया जाता है। A रक्त वर्ग वाले रोगी को A तथा O रक्त वाले दाता का रक्त दिया जाता है। B रक्त वर्ग वाले रोगी को B तथा O रक्त वर्ग वाले दाता का रक्त दिया जाता है। AB रक्त वर्ग वाले रोगी को किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। ऐसे रोगी को सर्वात्रिक प्रापक अर्थात सबसे पाने वाला यूनिवर्सल रिसिप्टेंट कहा जाता है तथा O रक्त वर्ग के रोगी को O रक्त वर्ग के दाता का रक्त दिया जाता है। इस प्रकार O रक्त वर्ग के दाता का रक्त किसी भी रक्त वर्ग के रोगी को दिया जा सकता है। अतः O रक्त वर्ग के दाता को सर्वात्रिक दाता अर्थात सबको देने वाला यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ABO रक्त समूह तंत्र में लाल रक्त कोशिकाओं की अंतर्जात विशेषताओं के आधार पर मनुष्य के रक्त को वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण एंटीजन A और B की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। जो लाल रक्त कोशिका के सतह पर रहते हैं, मनुष्य में रक्त टाइप A, टाइप B, टाइप O, टाइप AB होते हैं। अगर लाल रक्त कोशिका में एंटीजन A रहता है तो रक्त के प्लाज्मा के सेरम में एंटीबॉडी B होगा जो रक्त A समूह को दर्शाता है। मतलब कि लाल रक्त कोशिका का जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार लाल रक्त कोशिका में B एंटीजन रहता है तो रक्त के प्लाज्मा के सेरम में एंटीबॉडी A होगा जो रक्त समूह B को दर्शाता है।
अगर लाल रक्त कोशिका में एंटीजन ए बी पाए जाते हैं तो रक्त के प्लाज्मा के सीरम में कोई एंटीबॉडी न हो तो रक्त समूह ए बी को दर्शाता है। इसी प्रकार अगर लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है तो रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए बी पाए जाते हैं जो रक्त समूह ओ को दर्शाता है। आइए अब समझते हैं एंटीजन को, प्रतिजन को। शरीर के बाहर से प्रवेश करने वाला या उसमें उत्पन्न होने वाला ऐसा पदार्थ जो प्रतिपिंड या एंटीबॉडी के बनने को प्रेरित करता है, जो विशेष रूप से उसी के साथ प्रतिक्रिया करता है, एंटीजन कहलाता है। एंटीजन या एंटीबॉडी प्रतिक्रिया इम्यूनिटी के आधार पर होती है। एक पूर्ण एंटीजन होने तथा एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करने के लिए एंटीजन का अनुभार मॉलिक्यूलर वेट 10,000 या इससे अधिक होना आवश्यक है। एंटीजन प्रायः प्रोटीन होते हैं। कोई एंटीजन शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाला, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, टॉक्सिन्स, बाह्य रक्त कोशिका आदि होती हैं, तथा वैक्सीन के रूप में इंजेक्शन द्वारा शरीर में पहुंचाए जाने वाले कृत्रिम एंटीजन होते हैं। एंटीबॉडी, प्रतिपिंड या एंटीबॉडी एक प्रोटीन पदार्थ होती है जो विशिष्ट रूप से किसी एंटीजन के अनुक्रिया में लिम्फोसाइटों एवं प्लाज्मा कोशिका द्वारा उत्पन्न होता है और एंटीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया इम्यूनिटी के आधार पर बनती है। एंटीबॉडियों को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं इम्यूनोसाइट कहलाती हैं, जो एंटीजनों द्वारा उत्तेजित होकर एंटीबॉडियां उत्पन्न करती हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को कायम रखने के लिए इम्यूनोसाइट को स्वस्थ एवं सक्रिय होना चाहिए। एंटीबॉडियां पूर्व में हुए जीवाणु, विषाणु अथवा कवक संक्रमण, टीकाकरण, वैक्सीनेशन अथवा गर्भाशय में माता से शिशु में स्थानांतरित होने के परिणाम स्वरूप पाई जाती है, या किसी ज्ञात एंटीजन उत्तेजन के अभाव में भी एंटीबॉडी उत्पन्न हो सकती है। इनके अतिरिक्त शरीर में ऐसी एंटीबॉडियां होती हैं जो विशेष रूप से उन एंटीजनों के साथ प्रतिक्रिया करती हैं जिनके अति अनावृत होने का कोई इतिवृत्त नहीं मिलता। ये स्वाभाविक या प्राकृतिक एंटीबॉडियां कहलाती हैं। सभी एंटीबॉडियां प्लाज्मा प्रोटीनों के एक विशेष वर्ग इम्यूनोग्लोबिन की होती हैं। देखिए, बहुत सारा ब्लड ग्रुप तैयार किया गया है, जैसे कि पहला है ग्रुप ए बी। इसे यूनिवर्सल रिसिप्टेंट कहते हैं। किसी से भी रक्त ले सकता है तथा सिर्फ ए बी को ही रक्त दे सकता है। ग्रुप ओ, इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यह किसी को भी रक्त दे सकता है तथा सिर्फ ओ से ही रक्त ले सकता है। ग्रुप ए और ओ से रक्त ले सकता है तथा सिर्फ ए को ही दे सकता है। ग्रुप बी तथा ओ से ही ले सकता है तथा केवल बी को ही दे सकता है। RH फैक्टर, RH रक्त वर्ग सिस्टम। वैज्ञानिकों ने 1940 में RH वर्ग सिस्टम की खोज की, जब रीसस बंदर की लाल रक्त कोशिकाओं को एक खरगोश में प्रविष्ट किया गया तो खरगोश में रीसस बंदर की लाल रक्त कोशिका के प्रति एंटीबॉडियां उत्पन्न हो गईं, जिन्हें एंटी RH कहा गया, जो बंदर की लाल रक्त कोशिकाओं का खरगोश के सीरम को मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट करने पर लगभग 85% मानव आबादी के रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं का समूहन करने में सक्षम थी। इस प्रयोग में रीसस बंदर के रक्त का उपयोग होने के कारण उसी के नाम पर रक्त वर्ग के इस सिस्टम का नाम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, RH रक्त वर्ग सिस्टम रखा गया।
आरएच कारक एंटीजन होता है, मतलब कि एग्लूटिनोजन होता है, जिससे रक्त में एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। जिससे रक्त में एंटीबॉडी मतलब एग्लूटिनन उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति में जिसमें आरएच कारक नहीं होता, जब आरएच पॉजिटिव का रक्त का आदान किया जाता है तो उसमें एंटीबॉडी या एग्लूटिनन जाती है। जब आरएच पॉजिटिव रक्त का पुनः उसी व्यक्ति में आदान किया जाता है तो गंभीर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं का समूहन तथा रक्त संलयन हीमोलाइसिस हो जाता है और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। जब एक आरएच नेगेटिव मां के गर्भ में एक आरएच पॉजिटिव शिशु को धारण करती है तो बच्चे की लाल रक्त कोशिका में आरएच एग्लूटिनोजन अपरा मतलब प्लेसेंटा की कोशिकाओं से होकर मां के रक्त में पहुंच जाते हैं और वहां पर एंटीबॉडियां उत्पन्न करके मां को रोगक्षम बना देता है। अगली गर्भावस्था में यदि भ्रूण आरएच पॉजिटिव होता है तो मां के रक्त में उत्पन्न आरएच एंटीबॉडियां प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण के रक्त में पहुंच जाती है और वहां पर लाल रक्त कोशिकाओं में स्थित आरएच एग्लूटिनोजन के साथ संयुक्त होकर भ्रूण की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे नवजात शिशु में रक्त अपघटक रोग हीमोलाइटिक डिजीज जिसे एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस उत्पन्न हो जाता है। स्त्रियों में गर्भपात हो जाता है और वे बांझ हो जाती हैं। अतः आरएच पॉजिटिव रक्त आरएच नेगेटिव स्त्री को कभी नहीं चढ़ाया जाता जिसका बच्चा पैदा होने वाला होता है। पीएच वॉल्यूम पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यह किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारता के अंश को व्यक्त करता है, मतलब एसिडिटी और एल्कलाइनिटी को प्रेजेंट करता है। किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारता का अंश pH 0 से pH 14 के मध्य होता है। एक रक्त का pH वॉल्यूम 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। रक्त का pH अगर 7 हो तो न्यूट्रल माना जाता है, उदासीन माना जाता है। अगर रक्त का pH 7 से नीचे हो तो अम्लीय या एसिडिक माना जाता है, जो एक अच्छी स्थिति नहीं होती, क्योंकि ऐसे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, लैक्टिक एसिड, क्रिएटिन आदि उपलब्ध रहते हैं। अगर pH 7 से अधिक होता है तो इसे हम अल्कलाइन कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। निम्नलिखित कारक रक्त के pH वॉल्यूम को सामान्य बनाए रखते हैं। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, मूत्र द्वारा एसिड का विसर्जन, अम्लों का विसर्जन। अगर रक्त प्लाज्मा में सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा उपलब्ध हो तो वह क्षारीय रिजर्व, अल्कलाइन रिजर्व का कार्य करते हैं। इसे हम बफर पदार्थ भी कहते हैं, जो रक्त को जल्दी से अम्लीय नहीं होने देता है। देखिए, बफर क्षमता किसे कहते हैं? बफर कैपेसिटी। खिलाड़ी द्वारा अच्छा आहार तथा एरोबिक प्रशिक्षण लेने के कारण उसके रक्त में बफर क्षमता आ जाती है, जिससे रक्त देर से अम्लीय होता है। कहने का तात्पर्य उसके रक्त का pH 7 से अधिक हो जाता है, 7 से 14 के बीच में आ जाता है, जो शारीरिक अभ्यास के दौरान धीरे धीरे कम होता है।